चलिए स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट ने कहा सिंपल ही चैप्टर है, अच्छा लगा सुनकर। तो वास्तव में सिंपल है, चैप्टर में एज सच कुछ है ही नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे अगर हम जाएं तो स्टूडेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर सिंपली इस बात को बताता है कि बिजनेस में कैश का फ्लो कैसे रहा, कहां से पैसा आया, कहां पे गया। हम ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रेडिंग पी एंड एल बताता बिजनेस का प्रॉफिट क्या रहा, बैलेंस शीट बताती फाइनेंशियल पोजीशन क्या, एसेट्स और लायबिलिटी का क्या कॉम्बिनेशन है। लेकिन कोई भी उनमें से ये नहीं बताता कि पैसा किस सोर्स से आया और पैसा किस सोर्स पे यूटिलाइज हुआ। बोले तो बहुत बार बिजनेस में ऐसा होता है कि प्रॉफिट होने के बावजूद भी कैश की प्रॉब्लम होती है। प्रॉफिट खूब है लेकिन कैश पैसा नहीं है, या बिजनेस में लॉस है लेकिन पैसा खूब है, प्रॉपर्टी बेच के पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, लैंड बिल्डिंग बेचकर। तो सिर्फ प्रॉफिट होना इस बात का प्रूफ नहीं कि कैश है, केवल कैश है ना इस बात का प्रूफ नहीं कि प्रॉफिट है। बहुत बार प्रॉफिट होने के बावजूद भी बिजनेस में कैश के क्राइसिस रहते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है, कैश की प्लानिंग कैसे ली जाए, तो इन सब के लिए क्या बनाना होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि बिजनेस में जो कैश का फ्लो है वो कहां से कहां पे गया, पैसा कहां से आया और कहां पे गया। आप कैश फ्लो स्टार्ट करो उससे पहले तीन बेसिक टर्म्स, इस पूरे चैप्टर में कैश अकेला नहीं आएगा। जनरली कैश के शब्द वर्ड आता है कैश एंड कैश, ये दोनों शब्द एक साथ आते हैं, ये दोनों शब्द एक साथ आते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश में इंक्लूड्स, कैश इंक्लूड्स मतलब कैश तो है ही, कैश तो है ही, साथ में बैंक बैलेंस को भी इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए कैश माना है। कैश इक्विवेलेंट जो वास्तव में कैश तो नहीं है, पर वो इतना हाईली लिक्विड एसेट्स है कि आप उसको जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और एक है, इनका नाम ही यही है मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड शॉर्ट टर्म में इनका मार्केट एग्जिस्टिंग है, आप जिस समय बेचना चाहो बेचो, पैसा मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म का ही दूसरा नाम करंट है, तो अपन लिख सकते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। पर करंट इन्वेस्टमेंट अलग से कुछ नहीं होता ये, पर ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डाला है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मेजर हेड और सब हेड कौन सा है, तो वहां आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मत लिख देना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मेजर हेड करंट एसेट से और ये खुद अपने आप में सब हेड है, ये किसी अलग हेड में नहीं आता है। मार्केटेबल सिक्योरिटी आप कह सकते हो कि मेजर हेड करंट एसेट, सब हेड करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट का सब हेड बता सकते हो। पर केवल कैश फ्लो के चैप्टर के लिए इसको उन्होंने क्या किया है, केवल कैश फ्लो के चैप्टर के लिए उन्होंने इसको क्या माना है, ओके, कैश इक्विवेलेंट माना है। अब बिजनेस में जो कैश फ्लो जनरेट होता है उसको मेनली कितनी एक्टिविटी में बांटा है, तीन, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग मतलब जैसे अपन बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को दो टुकड़ों में बांटते थे, डायरेक्ट खर्चे इनकम को अलग करके जीपी निकालो, फिर इनडायरेक्ट को मर्ज करके एनपी, वैसे ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या बोलता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो कैश का फ्लो होता है, ऑर्डिनरी कोर्स मतलब कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं,
हमारे बिजनेस का मेन काम क्या है? सिंपली माल खरीदना, माल बेचना, स्टाफ को सैलरी देना, लाइट का बिल पे करना, किराया चुकाना, कमीशन। तो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो कैश का फ्लो होता है, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा है। ऑर्डिनरी मतलब बचा क्या? नॉन ऑर्डिनरी, नॉन ऑपरेटिंग बोल सकते हैं जिसको, मतलब जो हमारा डेली रूटीन का काम नहीं है, पर उनसे अगर पैसा आया गया है तो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग का पार्ट मानेंगे। तो इन्वेस्टिंग का मतलब नॉर्मल ऑर्डिनरी के अलावा जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो है, इसमें कनेक्ट किया गया बैलेंस शीट का एसेट साइड आप ले सकते हो। करंट एसेट को छोड़ दो, बिकॉज करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग का पार्ट माना जाएगा। बाकी जो नॉन करंट बचा, चाहे एसेट चाहे, उसमें आप एसेट्स को बोल सकते हो, इसको अपन इसलिए शॉर्ट में क्या लिख लेते हैं? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट से रिलेटेड जो भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो होंगे सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसमें बेसिकली क्या आते हैं? इसमें परचेज ऑब्लिक सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट दोनों कवर है इसमें। फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स दोनों कवर है। दूसरा एसेट साइड पे जाए, उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑब्लिक सेल ऑफ, जो शॉर्ट टर्म कहां जाएगा फिर? शॉर्ट टर्म कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट ना हो, खाली इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हो, वहां केवल इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, तो आपको उसको लॉन्ग टर्म मानते हुए सोल्व करना है। शॉर्ट टर्म के लिए स्पेशली शॉर्ट टर्म लिखेगा। इसके अलावा लोन एडवांसेस जनरली जनरली 12th क्लास में नहीं आते, जो हमने लोगों को दे रखे हैं। अब इन लोन एंड एडवांसेस पर और इन्वेस्टमेंट पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो उस इंटरेस्ट और मिलना, इंटरेस्ट और डिविडेंड जो मिलता है, उस को किसमें डाला है? इन्वेस्टिंग में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बैलेंस शीट की हम बोल सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट मतलब बैलेंस शीट की नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट मतलब नॉन करंट, जो जो लायबिलिटी साइड में करंट को हटा दें। बाकी क्या बचा? इशू या रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर। शेयर इश्यू करना, डिवेंचर इश्यू करना, शेयर का वापस लेना, बायबैक करना, रिडम्पशन करना, डिवेंचर को वापस बायबैक करना है, रिडम्पशन करना, इनसे पैसा आएगा जाएगा। बैंक लोन वगैरह, वही ऊपर भी फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट थे, इन्वेस्टमेंट की जगह इसमें लोन आ गए। और तीसरा, इंटरेस्ट और डिविडेंड जो पे करते हैं, वो कौन सी एक्टिविटी मानी जाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। तो मेनली ये है। यहां एक स्पेशल पॉइंट है, एक स्पेशल पॉइंट क्या बोलता है कि अगर अगर कोई फाइनेंशियल एंटिटी है, फाइनेंशियल बिजनेस एंटिटी बोले तो बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, मुथूट फाइनेंस, टाटा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, आए दिन इंडिया बुल फाइनेंस, एनबीएफसी कंपनी, बैंक हो गया, एनबीएफसी कंपनी हो गई। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम ही लोगों से पैसा लेना, लोगों को उधार देना, यही चलता रहता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो इंटरेस्ट, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड
इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड रिसीव्ड, ये तीनों आइटम कौन से माने जाएंगे? ऑपरेटिंग। केवल एक आइटम, कौन सा? डिविडेंड पेड, ये फाइनल, मतलब डिविडेंड पेड तो सबके लिए ही, क्योंकि डिविडेंड किसके लिए किसको पे किया जाता है? शेयर होल्डर को। तो शेयर हम तभी इश्यू का ताकि बिजनेस को चलाने के लिए फंड का अरेंजमेंट हो सके। पर नॉर्मल जो इंटरेस्ट है वो तो हो सकता है कि ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने लोगों को लोन दिया है, लोगों से पैसा लिया है उधार, उसका है। तो डिविडेंड पेड हमेशा ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, पर बाकी नॉर्मल कंडीशन में इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड नॉर्मल कंडीशन में इन्वेस्टिंग होता है। लेकिन अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बिजनेस हो गया तो इसको क्या मान लिया जाएगा? ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट पेड, सही है, सुनो आगे चल सकते हैं। ये आपका, अब आते कैश फ्लो बनता कैसा है। इसमें स्टूडेंट अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो थोड़ा उल्टा चलेंगे आज अपन। जनरली कैश फ्लो हम सबसे पहले बनाते कौन से हैं? ऑपरेटिंग की। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो तो क्वेश्चन करेंगे उसमें तो ऑपरेटिंग ही बनेगा पहले, लेकिन यहां हम थोड़ा सा रिवर्स टोन में चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन सी एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालना? इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फाइनेंसिंग, और फिर सीकिंग ऑपरेटिंग, फिर तीनों मर्ज होकर हमारा इकट्ठा कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार होगा। तो सबसे पहला है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जैसा हमने अभी अभी ऊपर लिखा था, जैसा हमने अभी अभी ऊपर लिखा था। क्या ऊपर लिखा था? इन्वेस्टिंग में बैलेंस शीट के एसेट साइड को देखकर करंट एसेट्स को छोड़ दो, बिकॉज करंट एसेट्स ऑपरेटिंग का पार्ट होता है, डेटा स्टॉक सब वहां चले जाएंगे। बाकी क्या बचा? नॉन करंट। नॉन करंट में परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वही फिक्स्ड एसेट लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन, अगर ये बढ़ रही है तो इनको अपन परचेज मानेंगे, जिससे पैसे का आउटफ्लो होगा। सेल है तो ऐसे ही इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये भी अगर बढ़ रहे हैं तो इनको परचेज मानेंगे। कम हो रहे हैं तो जनरली फिक्स एसेट्स और कम हो रही तो उनको डेप्रिशिएशन माना जाता है। पर मान लो क्वेश्चन खुद ही लिख दे कि हमने ड्यूरिंग द ट्रेडमार्क को बेचा, तब तो सेल ही मानेंगे, तो उसका पैसा आएगा। फिर लोन एंड एडवांसेस गिवन, हमने लोगों को लोन दिया है, और रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड, हमने लोगों को लोन दिया तो हमारा इन्वेस्टमेंट, और दिए हुआ लोन वापिस आ रहा है तो फाइनेंसिंग नहीं है। वो सामने वाले में वापिस इसलिए दे रहा कि जाओ तुम्हारी हालत खराब है लोगों, वो हमें इसलिए दे रहा कि उसने हमसे उधार ले रखा था। तो ये इन्वेस्टिंग का ही कैश इनफ्लो है। देन क्या मिलेगा? इंटरेस्ट का मिलना, डिविडेंड का मिलना, ये आपकी कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग। अगर यहां ये आंसर पॉजिटिव आया है तो इसको कैश फ्रॉम लिखेंगे, और इनकेस अगर ये यहां पर नेगेटिव आया है ओके, फिर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी,
फाइनेंसिंग एक्टिविटी स्टूडेंट्स कहता क्या है? या प्लीज प्लीज प्लीज। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलता है कि भैया बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड जाओ, करंट लायबिलिटी को गोली मारो। क्या मारो? बिकॉज करंट लायबिलिटीज आर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्रेडिटर, बिल्स, पेबल सब वहां आएंगे, अभी अपन ऑपरेटिंग देखेंगे। बाकी जो बैलेंस शीट में बचा, परचेज ऑफ, इशू से चले, शेयर कैपिटल से। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल आपने इशू किए, बड़ी, या डिवेंचर इशू किए, और इसी का उल्टा सही है, सोनो, ये भी हो गया। शेयर बढ़ रहे हैं तो इशू मानेंगे, घट रहे हैं तो रिडम्पशन मानेंगे। डिवेंचर के साथ भी सेम ये आ जाएगा। शेयर डिवेंचर के बाद बैंक लोन अगर बढ़ रहा है ये लोन भी हो गया। इसके अलावा इनके ऊपर इंटरेस्ट, डिविडेंड अगर हम पे करते हैं तो जितना पे हुआ है वो भी कौन सी एक्टिविटी का आउटफ्लो माना जाएगा? मिलना इज इन्वेस्टिंग, देना क्योंकि मिलता तभी है जब हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा। यहां एक दो स्पेशल पॉइंट और है, एक दो आइटम जो करंट लाइबिलिटी में होते हैं। करंट लाइबिलिटी में अभी अपन ने करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी को कहीं भी नहीं छुआ, पर एक आइटम ऐसा हो सकता है करंट लाइबिलिटी में जो इन फाइनेंसिंग माना जाता है। यस, इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का ही दूसरा नाम है सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट। वर्किंग कैपिटल लिमिट भी इसी को ही बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल लिमिट भी इसी को ही बोलते हैं। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट और वर्किंग कैपिटल लिमिट और सीसी लिमिट, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में अगर ये दे रखा है लिमिट बढ़ रही है, हमने बैंक से पैसा लिया आया, लिमिट घट रही है तो पैसा गया है, डिक्रीज को माइनस में लिखेंगे। ये आपका कौन सा प्लस में है तो फ्रॉम, नेगेटिव में है तो ये दोनों परेशान बहुत कम करते हैं। परेशान करने के लिए जो मेन हमारे पास है वो क्या है? कौन सा है? वैसे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हमें यही निकालनी होती है। अब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के दो मेथड, एक और दो। कितने मेथड है? कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड है। बहुत प्यार से लॉजिकली समझना। ओके, वीडियो पूरा शेयर कर दूंगा, आराम से देखते रहना, घर पे लिख लेना, अभी समझना। इनडायरेक्ट मेथड इस कॉन्सेप्ट पर चलता है। बेसिक नींव इसकी यह है कि एक कंपनी के ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट में जो मेन ज्यादातर आइटम आते हैं
वो उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के होते हैं, परचेज, सेल, सैलरी, वेजेस, रेंट, यानी कि ऑपरेटिंग के होते हैं। और उसमें कुछ ही आइटम ऐसे होते हैं जो अदर देन ऑपरेटिंग होते हैं, मशीन बेचने का प्रॉफिट या नुकसान। तो ये कोई साल भर का काम नहीं है, ये दो चार आइटम ऐसे मिलते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो पहला मेथड है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी विच मेथड, वो यही बोलता है कि पी एंड एल में ज्यादातर आइटम ऑपरेटिंग होते हैं। क्लास में बच्चे पढ़ने आए हैं तो ज्यादातर पढ़ने वाले होते हैं कि मस्ती करने वाले होते हैं? ज्यादातर पढ़ने वाले होते हैं। जैसी हमारी सोच होती है हमारे मुंह से वैसा निकलता है। एक ने कहा पढ़ने वाले होते हैं, एक वहां पे मस्ती करना, बोल नहीं पा रहा था, आंखों से बहुत कुछ बोल दिया। तो ज्यादातर बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। ओके, अब मैं चाहता हूं पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाऊं, बाकी को रवाना करूं। पढ़ने वालों का नाम लूं कि वो क्लास में बैठेंगे, या नहीं पढ़ने वालों का नाम लूं कि बाहर जाए? जल्दी काम क्या होगा? क्योंकि जनरली बच्चे पढ़ने वाले आए हैं। चलो जुलाई में नहीं थे पढ़ने वाले, आज फरवरी में तो पढ़ने वाले ही हैं। तो अभी पढ़ने वाले इक्का दुक्का बदमाश है, तो बजाय इसके कि 25 बच्चों का नाम लूं, मेरा मकसद पढ़ाना है। डायरेक्ट काम मेरा एक में बिठाऊं, बेटा पढ़ो, और मैं डायरेक्टली ना बोलकर मैं उन गंदे बच्चों का नाम ले रहा हूं, गेट आउट फ्रॉम क्लास। इनडायरेक्ट मतलब जो मेन काम करना है उससे उल्टा चले अपन। तो ये भी बोलता है कि पी एंड एल में ज्यादातर आइटम ऑपरेटिंग ही होते हैं, इसलिए पी एंड एल के एक एक आइटम को चुन चुन के पकड़ पकड़ के मत रखो। आप तो सीधा इनकम में से खर्चे माइनस करके क्या आता है इसको उठा लो। ये सब ऑपरेटिंग होते हैं सब। कुछ कुछ आइटम बीच में ऐसे होते हैं जो नालायक होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, उनको उल्टा कर दो। उल्टा मतलब अगर वो पी एंड एल में डेबिट हो चुका है तो उसके कारण हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट कम हुआ है। समझ में आ रहा है? अगर हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट है, क्वेश्चन में शुरुआत आप किससे करेंगे? नेट प्रॉफिट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखने की बात है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लेना होता है। अभी नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर भी कहां से आता है? अगर क्वेश्चन में पी एंड एल दे रखा है तो पी एंड एल में लास्ट क्लास में होगा, वो करंट ईयर का ही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एक साल का नहीं होता है, बैलेंस शीट एज ऑन उस दिन की होती है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो आइटम दे रखा है, कौन सी बैलेंस शीट में? उसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट को माइनस करो और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो पी एंड एल दे रखा है उसमें से ओपनिंग पी एंड एल को माइनस करो और समझ में आएगा? तो क्लोजिंग पी एंड एल में से ओपनिंग पी एंड एल को माइनस करो, भाई आपका करंट का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब नेट प्रॉफिट का मतलब है कि इसमें सारे खर्चे और सारी इनकम प्लस माइनस हो चुकी है। खर्चे माइनस हो चुके हैं, इनकम प्लस हो चुकी है। हमारा मकसद क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालना। दो बातें बोली, एक तो ऑपरेटिंग और एक कैश फ्लो। अब पी एंड एल में ऐसे खर्चे, ऐसी इनकम होती है जो नॉन कैश होती है। पी एंड एल में ऐसे खर्चे, ऐसी इनकम होती है जो नॉन कैश होती है। नॉन कैश मतलब जिनसे कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। डेप्रीसिएशन, पी एंड एल के डेबिट में जाने से प्रॉफिट कम तो हो गए, तो ये जो प्रॉफिट दिए हुए ऑलरेडी कम है और डेप्रिसिएशन से पैसा गया नहीं, इसलिए उसको रिवर्स करते हैं। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन बेचने का नुकसान हुआ, क्या मशीन बेचना ऑपरेटिंग है? और कहीं ना कहीं पी एंड एल के नेट प्रॉफिट में तो वो भी माइनस किया हुआ है, इसलिए उल्टा चलो। उल्टा क्या चलना है? पी एंड एल में ऐसे खर्चे प्लस माइनस जो हो रखे हैं जो नॉन ऑपरेटिंग है या नॉन कैश है, उनको उल्टा कर दो। उल्टा मतलब खर्चे अगर डेबिट किए हुए हैं तो उनको वापस ऐड कर दो, इनकम अगर क्रेडिट की हुई है तो उनको लेस कर दो।
इसमें जनरली कौन कौन से है, उल्टा करना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने के लिए इसमें कि वही आइटम रिवर्स किए जाते हैं जो पहले पी एंड एल में गए। अगर कोई प्रॉफिट नुकसान पी एंड एल में गया ही नहीं तो उसका यहां कोई लेना देना नहीं। ओके, अब नॉन कैश में क्या क्या है? अगर पी एंड एल में डेप्रिसिएशन लग चुका है वापिस एड बैक कर दो। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, बैलेंस शीट में एसेट दिख रही है बिल्डिंग पहले 10 लाख बाद में दिख रही है 9.5 लाख, इसका मतलब 50,000 डेप्रिशिएशन मानेंगे। अमोर्टाइजेशन, गुडविल पहले दिख रहा है 20 बाद में दिख रहा है 18, जनरली क्वेश्चन में 2 साल की बैलेंस शीट होगी तो आपका अमोर्टाइजेशन, डेप्रिशिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट्स को बेचने का नुकसान हो गया, वो आ जाएगा। एक, अगर आपने इंटरेस्ट और डिविडेंड पे किया है, पे, तो नेचुरल सी बात है वो पीएनएल से गया होगा, लेकिन वो कौन सी एक्टिविटी है, वापस ऐड कर दो। तो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, फिर आपने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकालकर रिजर्व में रखा है, उसको ऐड करो। डिविडेंड, अगर कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड पे किया है, क्या पे किया है, तो डिविडेंड भी कहां से निकला होगा, प्रॉफिट में से, प्रॉफिट में से, लेकिन डिविडेंड पे करना इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट इज फाइन, वापिस ऐड करो। अच्छा, डिविडेंड ऊपर लिख लिया था, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। एक होता है कंपनी साल के बीच में देती है, ओके, और एक है प्रोविजन फॉर, ये प्रपोज डिविडेंड, ये वाला प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये कैसे होगा, इसका अपन अलग से वर्किंग बनाएंगे कि अमाउंट कैसे निकाला जाएगा। ये सारे आइटम तो हुए किसके, प्लस के। ऐसे कुछ आइटम माइनस में, मतलब प्रॉफिट गया हुआ है जबकि वो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट्स, ये माइनस हो जाएगा, ओके। और लेस में एक आइटम और है ज्यादा ज्यादा, ये पी एंड एल में सीआर है तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस। अब इन आइटम को प्लस माइनस करने से, इन आइटम्स को प्लस माइनस करने से ये आपका ऑपरेटिंग का कैश फ्लो आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, कैश फ्लो नहीं आया। क्योंकि बहुत बार जैसे अपन ने इसमें क्या कहा, नॉन ऑपरेटिंग को उल्टा कर दिया, बहुत बार ऑपरेटिंग आइटम भी नॉन कैश होते हैं। जैसे पीएनएल में सेल्स दे रखी है 20 लाख, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट में पूरा 20 लाख की सेल शामिल हो गई। प्रॉफिट का मतलब क्या, यहां से आप नेट प्रॉफिट आपने उठा के स्टार्ट किया था, तो पीएनएल से, तो पीएनएल में सारी इनकम जुड़ी हुई है, सारे खर्चे माइनस किए हुए। अब बहुत बार हो सकता है कि खर्चे इनकम भी पूरे कैश में ना हुए हो, सेल्स 20 लाख है लेकिन सेल्स में से तो कुछ उधार है जिसका डेटर्स बढ़ गए, तो अपने को तो पीएनएल का अपन नेट प्रॉफिट लिया मतलब उसमें तो 20 लाख जुड़ी हुई है, जबकि वास्तव में 20 लाख रुपया आया ही नहीं। सैलरी, पीएनएल में सैलरी 50,000 दिख रही है, वास्तव में खर्चा 50 है लेकिन हो सकता है 5,000 आउटस्टैंडिंग हो, 45,000 का ही कैश पेमेंट हुआ तो वो गया ही नहीं। तो इसके कारण अब ये नॉन ऑपरेटिंग रिवर्स हो गया, लेकिन ऑपरेटिंग में भी कुछ हिस्सा नॉन कैश तो हो ही सकता है, तो इसलिए उसको भी उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करने का मतलब ये आपका आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर
चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल वर्ड इसलिए कहा कि वर्किंग कैपिटल बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, और यहां भी हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को देखना है। अब अगर कंपनी की करंट एसेट्स बढ़ रही है लाइक डेटर्स, स्टॉक, बीआर, तो ये माइनस होगा। डेटर्स बढ़ गए, डेटर्स बढ़ गए इसका मतलब इस साल उधार सेल ज्यादा हुई है, तो आपने तो पूरी सेल पकड़ ली है, हटाओ। पहले डेटर्स से 2 लाख, अब हो गए डेटर्स 2.5 लाख, इसका मतलब 50,000 अभी आपको कम मिला है। करंट एसेट्स कम हो जाए माइनस, कहां पे, कहां पे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यहां ध्यान रखना है कि इन आइटम में जो अपन इंक्रीज डिक्रीज का एडजस्टमेंट करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़कर। जैसे बैलेंस शीट में डेटर्स है तो आपको देखना है कि बढ़े की घटे, बीआर है बढ़े की घटे, क्रेडिटर है बढ़े की घटे हैं, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर कैश बैलेंस दिया हुआ है उसको नहीं लेना है, वो सबसे लास्ट में काम आएगा। बैंक बैलेंस दिया हुआ है उसको नहीं लेना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिए हुए उसको नहीं लेना है, उनको छोड़कर बाकी आइटम का कंपेरिजन करना है। ये प्लस माइनस करने के बाद ये आपकी आ जाएगी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम सिलेबस का पार्ट नहीं है, टेंशन ना लें, पहले इसलिए पढ़ाया था, वाइवा में बाई चांस पूछ ले तो। इसमें से आप लास्ट क्या माइनस करोगे, टैक्स पेड, टैक्स का रिफंड आया तो प्लस होगा, आया वापिस, पुराने सालों में ज्यादा टैक्स दे दिया तो गवर्नमेंट ने पैसा रिफंड किया। ये आपका कैश फ्रॉम, ओके ओके। यहां स्टूडेंट एक दो बातें हो, कुछ कंफ्यूजन इस एरिया में भी रहता है, ऐड करें कि लेस करें, तो इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है, दिमाग में ये वाली बैलेंस शीट चलो, दिमाग में ये वाली बैलेंस शीट चलो, टी फॉर्मेट माइंड में चल सकती है। ये हमारा कैश, बैलेंस शीट मैच्ड है। अब आपकी करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स यही है, एक एक आइटम पे इंपैक्ट सोचो कि करंट लायबिलिटी में क्या हो, मतलब करंट लायबिलिटी में अगर कुछ हो तो कैश पे क्या हो कि हमारी बैलेंस शीट मैच्ड रहे। अगर करंट लायबिलिटी बढ़े तो ये ओवरऑल टोटल बढ़ेगी, तो कैश में क्या किया जाए कि टोटल मैच हो जाए, कैश भी बढ़ाया जाए। तो करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो कैश बढ़ेगा, मतलब अपने को प्लस करना, ये सबसे सिंपल वे समझने का। आप यू समझो बैलेंस शीट, एसेट्स, लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ी, इधर कैश पे क्या इफेक्ट होगी, दोनों मैच हो जावे, बढ़ जावे, मैच हो जाएंगे। लाइब ये बैलेंस शीट मैच है, लायबिलिटी घटी, कैश पे क्या इफेक्ट हो कि मैच हो जावे, कम हो। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो कैश बढ़ेगा, लायबिलिटी घटेगी तो कैश घटेगा। लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप, लेकिन एसेट्स के साथ रिलेशनशिप वाइस वर्सा, उल्टा चलेगा। अगर आपका करंट एसेट्स बढ़ता है तो कैश कम होगा, तभी बैलेंस शीट मैच रहेगी, क्योंकि लायबिलिटी में कोई छेड़छाड़ हुई नहीं, ये लायबिलिटी, ये एसेट्स, लायबिलिटी वो की वही है, आपकी कोई एसेट्स कम हुई, अब कैश को क्या करेंगे वापस बराबर हो जाए, कैश को बढ़ा दो ताकि दोनों वापस बराबर हो जाएगी। तो आप इस तरह से सोचें तो ज्यादा कंफ्यूजन माइंड में नहीं रहेगी, पर कैश और कैश इक्विवेलेंट को छोड़ते हुए, ओके। इसमें से आप टेक्स्ट पे माइनस करोगे, आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो। बोलो यस और नो, इज इट क्लियर। यहां से अब कुछ 4-5 एडजस्टमेंट निकलेंगे जो हमें पढ़ने हैं। पहला एडजस्टमेंट है
कि अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट और लायबिलिटी में डिबेंचर दिख रहे, डिबेंचर लोन कुछ भी, और उनके आगे परसेंटेज का निशान है तो आपको इंटरेस्ट देना कंपलसरी। जैसे बैलेंस शीट में 5 लाख के डिबेंचर शुरू में भी दिए हैं, आखिरी में भी दिए हैं, और 10% इंटरेस्ट की रेट बोलता है, तो 5 लाख का 10%, ये माना जाएगा कि आपने दिए ही होंगे। अगर नहीं दिए होते तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखता, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं है, इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, दिया ही होगा। तो 5 लाख का 10% 50,000 दिया होगा, तो पीएनएल में गया होगा, एक यहां प्लस करोगे और एक फाइनेंसिंग माइनस करो। फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग जो अपन पढ़ेंगे, ओके। ऐसे ही एक तो ये हो गया। दूसरा परसेंटेज है तो ध्यान रखना है, पर पकड़ भी नहीं लेना है कि परसेंटेज है तो इंटरेस्ट देने देना है, क्योंकि परसेंट प्रेफरेंस शेयर में हो सकता है, तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। पर हां, क्वेश्चन में ये कह दे कि इक्विटी को डिविडेंड दिया, तो इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड देना कंपलसरी है, ओके। नाउ दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रोपोज्ड डिविडेंड। करंट ईयर का करेंगे इग्नोर, प्रीवियस ईयर का करेंगे खेलेंगे उसके साथ। क्या करेंगे? क्वेश्चन ने दिया है, जैसे हमारे ऊपर कैश फ्लो दिया है 31 मार्च 2023 का बनाना है, आपके एग्जाम में चॉइस भी आ सकता है। नीचे दे रखा है 2021-22 का प्रपोज डिविडेंड 50,000 था और 22-23 का प्रपोज डिविडेंड 80,000 है। बैलेंस शीट के नीचे देगा, अंदर नहीं होगा ये। अब हमारा साल कौन सा है? 23, तो 23 मतलब ये अभी बैलेंस शीट के नीचे है, तो कभी भी 31 मार्च का डिविडेंड 31 मार्च को पे होना पॉसिबल ही। पहले कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, फिर डायरेक्टर डिविडेंड को अप्रूव करेंगे, फिर पे होगा। तो हमेशा उस साल का डिविडेंड बाकी रहता है। तो पे कौन सा होता है? पिछले साल वाला। तो जब 31 मार्च 23 का हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, 31 मार्च 23 मतलब 22-23, तो उसमें 21-22 वाला जो बोनस होगा वो तो इस साल पे हो गया होगा 22-23 में। तो 22-23 की बैलेंस शीट में 50,000 तो अपन पे कर चुके हैं, और ये वाला जो 80,000 रुपया है, 80,000 जो है प्रपोज, मतलब ये भी प्रपोज है, हम कब पे करेंगे? अगले साल। तो इसमें अगले साल के डिविडेंड को तो मारना है इग्नोर। इस साल का इतना, पिछले साल, इस साल वाले को मारना है इग्नोर, क्योंकि ये अभी तक पे हुआ ही नहीं है, ना हुआ है, ना पीएनएल से चार्ज हुआ है। लेकिन पिछले साल वाला जो डिविडेंड है कितना है? क्वेश्चन का प्रपोज डिविडेंड पिछले साल 50,000 का प्रपोज था, तो ये माना जाएगा कि इस साल प्रपोजल पास हो गया होगा, तो आपने 50,000 पे भी किए होंगे, कहां से निकालकर? पीएनएल से। तो इसलिए ऊपर तो प्रपोज डिविडेंड वापस एड बैक हो जाएगा और नीचे फाइनेंसिंग में से माइनस दिखेगा। इज इट क्लियर? प्रोविजन फॉर कौन सा? टैक्स। जैसे ही क्वेश्चन में आपको प्रोविजन दिख जाए, आपको आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का वर्किंग नोट बनाना है। बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स दिखे मतलब आपको वर्किंग नोट बनाना है। प्रोविजन फॉर टैक्स की भी खास बात यह है कि टैक्स इस साल का अगले साल पे होता है, तो लेकिन ये बैलेंस शीट के अंदर दिखेगा। तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस सीआर साइड में और क्लोजिंग बैलेंस डीआर में। अब क्वेश्चन आपको दो में से एक इंफॉर्मेशन देगा कि ड्यूरिंग द ईयर टैक्स कितना पे किया, पेड टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, वही बैंक, और दूसरा पीएनएल से कितना चार्ज किया, या प्रोवाइडेड वर्ड देता टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, ये दो में से एक इंफॉर्मेशन देगा। अगर पीएनएल दे दे तो बैंक बैलेंसिंग फिगर,
बैंक दे दे तो P&L बैलेंसिंग फिगर, दोनों ना दे, दोनों ही ना दे तो ओपनिंग को तो पेड मानेंगे और क्लोजिंग को P&L से चार्ज। अब कैश फ्लो में क्या करना है? कैश फ्लो में ये जो टैक्स पेड है, ये ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट क्लास में लिखा था टैक्स पेड, यहां आ जाएगा। और जो P&L वाला आइटम है, मतलब ये P&L से चार्ज हुआ है, तो ये ऊपर ऊपर एडबैक हो जाए, बिकॉज ये नॉन ऑपरेटिंग। इज इट क्लियर? इंटीम डिविडेंड बता ही दिया, दोनों जगह आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स तो क्या? प्रोविजन फॉर डिविडेंड। ओके, ऐसे ही स्टूडेंट प्रोविजन फॉर टैक्स अगर क्वेश्चन में दिख जाए, उसका भी अकाउंट बनाना है। किसका? प्रोविजन फॉर टैक्स का। ऊपर प्रपोज डिविडेंड था ना, प्रोविजन फॉर टैक्स का ही था क्या? ठीक है, सॉरी, प्रोविजन फॉर टैक्स। डिविडेंड तो बाहर होता है, करंट ईयर का इग्नोर करेंगे, प्रीवियस ईयर को चार्ज करेंगे। ठीक ठीक ठीक, कंफ्यूज हो गया, एक साथ इतना सारा पढ़ाता नहीं ना कभी मैं। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1। शीट्स आ रही है 10 मिनट में, फॉर द टाइमिंग फोटोकॉपी से काम चलाओ। क्या कह रहा है प्लीज? क्या कह रहा है स्टूडेंट प्लीज? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज ऑन 31 मार्च, आराम से, एज ऑन 31 मार्च, शेयर कैपिटल 3 से बढ़कर 9 हो गई, किसी टाइप का कोई नोट नहीं। एक एक चीज को लॉजिकली समझो, 3 से बढ़कर 9 नए शेयर हमने इशू किए हैं, आएगा जाएगा? आएगा। कौन सी एक्टिविटी? रिजल्ट सरप्लस में नोट नंबर 1 दिया है, तो नीचे नोट नंबर 1 में गए, 360 से घटकर 75,000 ही रह गया, इसका मतलब ड्यूरिंग द हमने क्या कमाया है? लॉस। लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 2, ये पहले एक 80 था, बाद में 240 हो गया, 60,000 के नए डिबेंचर हैं, यहां साथ में क्या दिया हुआ है? तो इंटरेस्ट आपको देना है। हाँ, नीचे अगर इंटरेस्ट के बारे में खुद कुछ कह दे तो वेल एंड गुड, जैसे लिख रखा है। 10% डिबेंचर 1 अप्रैल को इशू की है, तो इससे इंटरेस्ट निकालने में काम मदद मिलेगी। 80,000 का टैक्स पे हुआ है, तो हो सकता है प्रोविजन फॉर टैक्स भी हो। पीपीई पहले इतना था, बाद में इतना हो गया। परचेस, इन्वेंट्री इंक्रीज एंड डिक्रीज में जाएगी, कैश एंड कैश का इक्विवेलेंट कुछ नहीं होगा। ओके, अब आपको तीनों तीनों बोले तो तीनों एक्टिविटीज को मर्ज करते हुए कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना, लेकिन उसमें भी आप पहले 2-3 वर्किंग नोट डिजाइन करेंगे। पहला वर्किंग नोट, प्रोविजन फॉर टैक्स। शुरू करो। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज दो ध्यान में रखें, वर्किंग नोट के नाम पर एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में दिखे, मतलब वर्किंग नोट बना। दूसरा, वर्किंग नोट एक तो उसका बनाना है, दूसरा नीचे जो भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ बनेगा। जैसे इस क्वेश्चन में नीचे एक तो टैक्स टैक्स का ही दे रखा है, तो ये अपने काम आ जाएगा। एक डिवेंचर दे रखा है, तो डिवेंचर के ऊपर क्या निकलेगा? इंटरेस्ट, वो भी वर्किंग नोट में निकालना है। तीसरा, अगर क्वेश्चन में एसेट्स के अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से दिया हो, तो आपको उसका अकाउंट भी अलग से बनाना है। तो वर्किंग नोट के नाम पर कितने अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे?
इस क्वेश्चन में कितने बनेंगे? हाँ जी, सबसे पहले स्टूडेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख। ठीक है, आपने क्या कहा था क्वेश्चन में? या तो इंफॉर्मेशन बैंक ही दे देगा कि कितना हमने टैक्स पे किया है और कितना हमने टैक्स P&L से चार्ज किया। सहमत? प्यार से, प्यार से। दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या? कौन सी दे रखी है? तो यहां से बैलेंसिंग फिगर सहमत? है ना? वर्किंग नोट के नाम पर दूसरा वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। सबसे पहले देखो ओपनिंग डिवेंचर थे कितने? कितने? ओपनिंग डिवेंचर 180 है ना, और नया कितने इशू हुए? 60। तो ओपनिंग वाले तो साल भर रहे, नए वाले 60 कब इशू किए? साल के पहले दिन, वो भी साल भर रहे। तो आप दोनों पर साल साल भर का इंटरेस्ट चाहो तो इकट्ठा भी कैलकुलेट कर सकते हो। कितना परसेंट? चले आगे। तीसरा, क्वेश्चन में अगर एसेट्स के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग हो तो कोशिश करें दो अकाउंट भी बना लें। क्या इंफॉर्मेशन हो तो 100% बनाना ही पड़ेगा। अगर नीचे कुछ डेप्रिसिएशन की या किसी की इंफॉर्मेशन है तब तो 100% नीचे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना बनाए आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। यहां पर भी, यहां पर कुछ भी नहीं कहा तो भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है। वैसे तो आप वर्बली कैलकुलेट कर सकते हो कि एसेट्स ओपनिंग कितनी थी मशीन, बैलेंस 645, और लास्ट का मशीन का बैलेंस क्या बता रहा है? 1140, 1144 ना, 1152। ओके, ये हो गई। अब अगर क्वेश्चन कहता कुछ खरीदी बेची तो वर्किंग नोट आ जाता है इसमें बीच बीच में, और ऐसा क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा है। तो स्टूडेंट यहां क्या करोगे आप? ये माना जाएगा कि मशीन हमने खरीदी है। खरीदी है तो कौन सी एक्टिविटी में जाएगी? खरीदी है तो कहां जाएगी? इन्वेस्टिंग में। इज इट क्लियर? देन एक अकाउंट और कौन सा है?
कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले से, और बाद में बैलेंस क्या बता रहा है, एक्यूमुलेटेड में डेप्रिसिएशन आ के ई ई ई ई इकट्ठा होता है। क्या होता है, कैसे, तो पहले 69 था, 144 है, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 70। बाहर की इंफॉर्मेशन पढ़ लो और क्वेश्चन के हिसाब से देख लो, 4 वर्किंग नोट, किसी में डाउट हो तो पूछो, फिर अपन बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन सा वाला, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अभी अगले क्वेश्चन में अपन करेंगे मशीन जिसमें खरीदने बेचने का भी काम हुआ है, वहां तो इनका इंपैक्ट भी आएगा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आगे से आगे डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता रहता है। तो पहले था 690, बाद में 69, बाद में हो गया 144,000, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने 75,000 डेप्रिसिएशन और चार्ज किया, जो पूरी पर ऑपरेटिंग में ऐड होगा वो ये 75 होगा। क्वेश्चन को प्यार से पढ़ेंगे तो उससे पूरा कैश फ्लो नहीं पूछा है, सिर्फ ऑपरेटिंग। अगर आपने गलती से कैश फ्लो बना दिया, कैश फ्लो मैच भी हो गया, मजा भी आ गया, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया, बस वो सिर्फ रिजल्ट आने के दिन तक बना रहेगा, रिजल्ट में इसके 2 मार्क्स को काटेगा ही काटेगा, जरूरत से ज्यादा। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग देके एक तो टाइम तो खराब करके आओगे, ऊपर से मार्क्स भी कटवा के आओ। ओके, तो इसलिए क्वेश्चन आराम से पढ़ो क्या पूछना चाह रहे हैं। अब केवल कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब बच्चा क्या करता है, क्या करता है, एनपी, ये एनपी कब का भैया, कुछ तो बताओ, ओपनिंग का है, क्लोजिंग का है, लास्ट का है, ड्यूरिंग द ईयर का, तो ड्यूरिंग द ईयर का वो देखते हैं। क्वेश्चन में रिजल्ट सरप्लस 360 से घटकर 75 हो गया, कितना लॉस हुआ, 2 लाख, ये लॉस है, माइनस में लिख दो इसका पूरा क्वेश्चन नॉर्मल। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ऐसे आइटम जो कैश से भी नहीं है और नॉन ऑपरेटिंग है। अब यहां भागा दौड़ी में नहीं उठाना है, यहां भागा दौड़ी में नहीं उठाना है कि पहले डेप्रिसिएशन उठा लेंगे, यहां आपको बैलेंस शीट के एक एक चीज को पढ़ना है, जैसे स्टार्टिंग से चले। सबसे पहले शेयर कैपिटल 3 से बढ़कर 6, क्या मतलब, इश्यू हुआ है, 3 से बढ़कर 6 शेयर क्या हुए हैं, इश्यू हैं, कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। नहीं आएगा, हमें ऑपरेटिंग बनाना है, टिक कर आगे। चलिए शेयर कैपिटल हो गया, अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता तो वहां दिखाते, इसको नहीं है। रिजल्ट सरप्लस, नोट नंबर 1 नीचे देखो, लॉस ही था वो हो चुका, मान लो जनरल रिजर्व वगैरह होते तो अगर बढ़ रहे होते तो ट्रांसफर मानते। बोरोविंग 240, 180 से 240, नोट नंबर 2 पे जाओ, नोट नंबर 2 पे गए तो दो बातें ध्यान रखना, 180 से बढ़कर 240 हो रहे हैं, 60,000 की तो डिवेंचर इश्यूड है, वो तो जाएगा कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। लेकिन इसके ऊपर का इंटरेस्ट, कौन सी एक्टिविटी है, इंटरेस्ट, फाइनेंसिंग है, पर क्योंकि इंटरेस्ट पीएनएल से चार्ज होता है इसलिए इसको यहां रिवर्स करना है, वापस ऐड करना है। कितना था, ऊपर निकाला था अपने वर्किंग नोट में, 24 है ना, हाँ तो 24 ही तो लिखा है।
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर खत्म, वापिस ऊपर जाओ। ट्रेड पेबल, ये क्रेडिटर्स को बोलते हैं, इंक्रीज डिक्रीज में एडजस्ट होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 3 में क्या था, तो जो पी एंड एल वाला एलिमेंट है उसको प्लस करो, पी एंड एल वाला आइटम। पी एंड एल वाला आइटम 74, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बोलो यस और नो। फिर उसके बाद लाइबिलिटी साइड खत्म, चलना इसी तरह से एक एक। ऑपरेटिंग का ये एक जगह है जहां गलती हो सकती है। फिर बैलेंस शीट के एसेट्स पे आया, पीपी, इसमें आपने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड वाले अकाउंट से निकला होगा 75। इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज में कैश आना ही नहीं है, बस बाहर की इंफॉर्मेशन में पढ़ लो, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, क्योंकि बाहर कभी कभी प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ हो सकता है, इंटीम डिविडेंड हो सकता है, कुछ भी नहीं। इंटरेस्ट था, हो चुका, टैक्स 80,000 था उसका, वो हो चुका। ये आपका कैश फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर, क्या रहा, अभी नेगेटिव ही है ना। अब इसमें आप वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करोगे, वर्किंग कैपिटल जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, ध्यान से देखोगे तो दो ही आइटम दिखेंगे, कौन कौन से दो आइटम, इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल। इन्वेंट्री असली से कम हो रही, ये उल्टे दिए हुए हैं। अब इन्वेंट्री बैलेंस शीट के एसेट साइड में कम हो रही है, कैश पे क्या इफेक्ट करें, बड़ा है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, कितने रुपए, डिक्रीज हो रहा है। ट्रेड पेबल 60 से 18, ये भी कम हो रहा है। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल माइनस, और इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है, तो वो आपका क्या होगा, प्लस। ओके क्या, दो आइटम है, दो आइटम है, एक ट्रेड पेबल और एक इन्वेंट्री। क्या रहा, 1 लाख, 1,21,000 नेगेटिव आ रहा है। नहीं, यहां तो आप फ्रॉम लिख सकते हो, सबसे लास्ट वाले में यूज लिखना है, कैश फ्रॉम, और इसमें से लेस कर दोगे टैक्स पेड। ये हमने अकाउंट बना उसमें बैंक वाला एलिमेंट, कैश यूज्ड इन कितना, ऑपरेटिंग पूछा है, ऑपरेटिंग के साथ स्टॉप करना, दिमाग ज्यादा नहीं चलाना। इज इट क्लियर। कौन सा क्वेश्चन, सेकंड, सबसे लास्ट लाइन देखो, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग तो बनानी ही कौन है, कैसी बनानी, और जो वर्किंग नोट है वो प्रॉपर बनाने पड़ेंगे, मशीन वगैरह के उसके, ओके, बिना उसके, हाँ प्रोविजन फॉर टैक्स इग्नोर मार सकते हो क्योंकि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में नहीं आता है, पर इंटरेस्ट वगैरह तो आएंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड,
इक्विटी कैपिटल 60 से बढ़कर 90, 60 से बढ़कर 90, 30 लाख इशू है। कौन सी इक्विटी? 11% डिवेंचर 50 से कम होकर 30, रिडम्पशन रीपेमेंट। मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, भाई ये दोनों दिख जाए तो वर्किंग नोट तो बनाना पड़ेगा। मशीन 4 लाख की कॉस्ट की 30,000 के गेन में बेची, कितने की मशीन? डेप्रीसिएशन चार्ज कितना है? 50,000। इंटरेस्ट पेड 11% डिवेंचर 11, इंटरेस्ट पेड 11% डिवेंचर 5.5 लाख। डिविडेंड 3 लाख पे हुआ है इक्विटी शेयर पर, और डिवेंचर रिडीम हुए 10% प्रीमियम। क्वेश्चन पढ़ने में जितना मासूम लग रहा है उतना मासूम है नहीं। सुनामी आएगी, सुनामी इसमें क्या आएगी? सुनामी। आर यू रेडी टू हैंडल दैट पर्टिकुलर सुनामी? यस, यू हैव नो सेकंड चॉइस। ओके, यू आर हैविंग नो सेकंड चॉइस एक्सेप्ट यस बोलने की। चलो वर्किंग नोट में जाए। अभी भी कहा कौन कौन सा बनेगा? स्टॉप। हाँ तो स्टॉप कर दें, ध्यान पूरा अपनी स्क्रीन पर। मशीन, व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन? पूरा ध्यान सामने। क्लोजिंग बैलेंस बोले सुनो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ओके। अब उसने कहा है एक मशीन 4 लाख की कॉस्ट वाली बेची, कितने के फायदे में? हाथ स्टॉप ही रखना, हाथ स्टॉप ही रखना। बताइए क्या करूं? पहले तो सबसे पहले जो मशीन बेची उसका डेप्रिसिएशन जितना इस 60,000 में शामिल है उसको यहां से यहां शिफ्ट करना। जब हम मशीन बेचते हैं तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस अकाउंट में जाएगा? मशीनरी अकाउंट में। जो कि दिया हुआ नहीं है। मशीन पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था वो नहीं पता। आगे निकाला, कैसे निकाला? बिल्कुल वैसे ही होगा। क्वेश्चन ने करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन 50,000। तो यहां से पता चल गया कि भाई 60 और 50 एक 10 होता, लास्ट में 90 बचा, यानी कि 20,000 ये आपका ये यहां आ जाएगा। यानी कि जो मशीन 4 लाख की थी उस पर 20 डेप्रिसिएशन लग चुका था। मशीन कितने की रह गई? 380। उसको 30,000 के फायदे में बेचा है। 410 में बेचा है और बाकी का फायदा कहां चला जाएगा? P&L में।
पहले तो मशीन बेचने का मुद्दा समझो। अगर क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से दिया हुआ है तो जो मशीन बेच रहे उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस अकाउंट से मशीन में शिफ्ट होता है। फिर बेचने से क्या पैसा मिला और फिर प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट हुआ इसलिए टू की साइड में गया, पीएनएल में सीआर में जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखना कि मशीन अकाउंट टैली हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो बैलेंसिंग फिगर और मशीन खरीदी। हो गया क्या? 28 से 32 32 30 32 30 और 20 ओके। ये अकाउंट ऑलरेडी टैली हो चुका है। मेरे हिसाब से वर्किंग नोट में और कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है ना। इंटरेस्ट क्वेश्चन ने खुद नहीं बता रखा है 5,50,000, देखा? तो वर्किंग बना नहीं है। डिविडेंड क्वेश्चन ने खुद नहीं बता दिया 3 लाख। डिवेंचर रिडम्पशन 10% के प्रीमियम पर हुआ है। शुगर है। सबसे पहले आते अपन कौन सी एक्टिविटी पे? चला स्टार्टिंग से लो। इक्विटी कैपिटल 60 से बढ़कर 90, क्या मतलब? कौन सी एक्टिविटी? 30। डिवेंचर कौन सी एक्टिविटी? क्या हो गया? तो कितने का डिवेंचर का रिडम्पशन हुआ? 20। अब रुकना, लेकिन रिडम्पशन प्रीमियम पर है कितना परसेंट? तो यहाँ तो अब ऊपर ही उसको 20 की जगह 22 ले सकते थे, पेमेंट ज्यादा किया है। यहाँ 2 लाख यहाँ एक्स्ट्रा ले लें, 22 लाख हो गए। 20 लाख तो डिवेंचर कम हो रहे, 2 लाख रुपए पीएनएल वगैरह से चार्ज होंगे पीएम में। मशीन एट कॉस्ट, पूरा मशीन का भरपूर अकाउंट बनाया हमने। देखना मशीन के भरपूर अकाउंट में जो पीएनएल वाले आइटम है वो तो ऊपर ऑपरेटिंग में प्लस माइनस होंगे, ऑपरेटिंग बनानी नहीं है। यहां बैंक वाले मशीन बेची कितनी की? मशीन बेची 410 और मशीन खरीदी कितनी? कौन सा वाला? सॉरी, मशीन सोल्ड 4,10,000 पैसा आया और मशीनरी परचेस पैसा गया। इश्यू ऑफ डिवेंचर हो गया 30, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 20, प्रीमियम रिडम्पशन 2। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग हो गया। डेप्रीसिएशन हो चुका। इंटरेस्ट ऊपर ऑपरेटिंग में ऐड होता जो बनानी नहीं है, आएगा। कितना रुपया? 550। डिविडेंड 3 लाख पे हुआ इक्विटी पर, ये भी कौन सी इक्विटी? डिवेंचर का 10% प्रीमियम पर हुआ, भी ओके 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 ओके, मेरे साथ सब ओके है। ठीक है, बस। कितना? नेगेटिव? ये भी नेगेटिव लग रहा है, नहीं पॉजिटिव है। 3। क्यों? अच्छा 20 है, ठीक है। क्या रहा? क्या रहा?
अब कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 50,000 नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। 2 कॉपी क्वेश्चन था, इसलिए कादा करने के लिए खुद को प्लीज। प्लांट एंड मशीन देखना स्टूडेंट, ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस क्या बता रही है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन या एक्यूमुलेट डेप्रीशिएशन का बैलेंस क्या बता रहा है, ओपनिंग 180, क्लोजिंग 240, है ना। ओके, आप ड्यूरिंग द ईयर कितने की मशीन, 1.5 लाख की मशीन बेची 30 के नुकसान पर, और डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना चार्ज हुआ है, 1 लाख। तो भैया 1 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर चार्ज हुआ है वो, तो यहां से बैलेंसिंग फिगर पता चल जाएगा, जो मशीन बेची उसका डेप्रीसिएशन कितना। अब सुनो, मशीन थी 150 की, 150 पर डेप्रीसिएशन कितना लग चुका था, मशीन कितने की रह गई, 110, 110 की मशीन को बेचा कितने में है, 30,000 के लॉस में, 80,000। और यहां से बैलेंसिंग फिगर आएगा, मशीन परचेस कितना, बोलो यस और नो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। पूछा क्या उसने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो अभी तो इन्वेस्टमेंट भी है। देखो प्लांट एंड मशीन में बैंक देखना कितना है, 80,000 का पैसा आया है, 4.5 लाख पैसा गया, मेरा 80,000 ये तो आया है, और ये 4.5 लाख का पैसा गया है, कंप्लीट। फिर इन्वेस्टमेंट भी है 3 से बढ़कर 4, 1 लाख के कब खरीदे, 1 जुलाई को, साल खत्म हो रहा मार्च, तो आप इंटरेस्ट निकाल लेंगे इस पे, क्योंकि इंटरेस्ट का मिलना भी कौन सी एक्टिविटी है, पहले इन्वेस्टमेंट कितने दे, 3 लाख, बाद में और कितने खरीदे, तो 3 लाख पर तो पूरे साल भर का ले लेते हैं, और 1 लाख पर 9 महीने का, चेक करना एक बार, इज इट ओके। अब उसने कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछा है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हाँ जी, प्लांटर मशीन खरीदी कितनी, और प्लांटर मशीन बेची कितनी, बस बैंक यही था। इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट 1 लाख के तो खरीदे हैं और बोलो। हाँ जी, 5.5, 470, नॉट श्योर, चेक। गलत है। 25, 4.25। डिटरमाइन द मिसिंग वैल्यूज, आप जिसको मिस करते हैं वो बताओ। मतलब इस क्वेश्चन में जिन वैल्यूज को मिस कर रहे हैं वो बताओ कि क्या एग्जस्ट। बैलेंस नहीं पता, बैलेंस लिखते हैं एक तो, यहाँ क्या लिखते हैं, टू बैंक। 1,10,000 कहां से लाऊं? बाय पीएनएल। नीचे एक टोटल दे रखी है 190, तो ये भी 190 आएगा। 70 और ये 80, 190 माइनस 70, एक आंसर आप एग्जाम में एमसीक्यू के आंसर दें तो ध्यान रखना, आंसर अगर ए है ऑप्शन भी लिखना कंपलसरी है, जो इस बार मैंने एग्जाम में करवाया था आपसे। खाली ए लिखने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव आते हैं। और करके पहले का आंसर ए है, दूसरे का आंसर बी, आपने अपनी मर्जी से ए लिख दिया, सामने लोगों को कौन सा पता चलेगा कि आप किसका आंसर दे रहे हो? समझ में आ रहा है क्या? तो करना क्या है, ऑप्शन के साथ आपको ऑप्शन का आंसर भी लिखना है। इज इट क्लियर? कुछ हो? 9 होमवर्क लो। 9 10 होमवर्क। 9 10 11 ही तो है, 12 कौन बोल रहा था? हाँ, 9 10 होमवर्क लो। चलिए, कौन सा क्वेश्चन अभी? फोर। क्वेश्चन नंबर 4। एक तो क्या दे रखी है, शेयर कैपिटल 10 14। अब नीचे एक बार शेयर कैपिटल का नोट जरूर देख लेना, जहां जहां नोट दिया हुआ दोनों टाइप के शेयर हैं। इक्विटी तो बढ़ रही है लेकिन प्रेफरेंस कम हो रही है। रिजल्ट सरप्लस देख लो एक बार इसको भी, 4 से 5। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना हो गया?
10%, 5 से 140 से 5, इसका नोट नहीं है क्या? नहीं है। टीपी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन, तो प्रोविजन फॉर टैक्स एक वर्किंग नोट आपका फिक्स हो गया। देन पीपीई नोट 16, मशीन के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, तो दोनों दिखती है आपको, ये वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा। 3 वर्किंग नोट हो गए। गुडविल 2 से घटकर 140 हो रही है, मतलब अमोर्टाइजेशन, इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज डिक्रीज, बाकी सब तो ठीक है। एक बार ये पढ़ लो, कोई एक एक्टिविटी तो नहीं बोली है? नहीं, पूरा कैश फ्लो पूछा है। टैक्स पेड, मशीन बेची, नए डिवेंचर 1 जुलाई, 10% प्रेफरेंशियल रेट पार एट द एंड ऑफ ईयर। तो शुरू करते हैं वर्किंग नोट से। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दूसरा कितना मशीन? इसका बैलेंस कितना है? ये कितना है? सेम है, दोनों 1 लाख ही है। चलो, ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग थी 140, आज तक का डेप्रिसिएशन कितना था? यहां एक चीज के लिए चौकन्ने रहना, डेप्रिसिएशन 60 है, सुनना प्यार से, डेप्रिसिएशन 60 है, मतलब डेप्रिसिएशन 60 है तो मशीन कितने की रह गई? 80,000, बेची 50 में। तो पहले तो जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, प्यार से सुनना, एक में हाथ को स्टॉप करना, कितना डेप्रिसिएशन है? 60। जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है वो होगा। बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे 1,40,000 लिख दिया, ब्रैकेट में लिख देता है WDV 60,000, और कंफ्यूज करने के लिए पूरा लिख देता रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब, अब यहां 60,000 डेप्रिसिएशन नहीं है, 60,000 डेप्रिसिएशन काटने के बाद की बची, तो फिर वहां 1,40 की वैल्यू 60 रह गई है, यानी कि डेप्रिसिएशन 80,000। बच्चे आदत बना लेते हैं जो ब्रैकेट में उसको इधर शिफ्ट करना है, इधर से इधर ले जाएंगे, फिर ऐसे करके प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे, फिर वैसे इधर से इधर शिफ्ट करते भी प्रॉफिट लॉस निकालते भी, प्रॉफिट तो आता नहीं, फिर रिजल्ट में लॉस आता है। ओके, तो थोड़ा सा चौकन्ने शब्द क्या है इसमें, इसने कहा डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 60, 60 डेप्रिसिएशन है, एक 80 में 40 में 60, 80 की मशीन बची हुई है, 80 को बेचा कितने में? 50 में, नुकसान 30,000। यही अगर लिखा होता WDV 60, क्या बोलता? 1,40 की मशीन WDV 60 है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन 80,000 है, यहां से अब 80,000 शिफ्ट करते इधर, और 10 का नुकसान होता है। तो इसलिए शब्दों पे जाना, न कि केवल एक पैटर्न देख लिया कि ब्रैकेट में जो चीज आती है उसको इधर लिखना। इज इट ओके? क्लियर क्या? ये हो गया इसका। और कोई मशीन की इंफॉर्मेशन थोड़ी दे रखी क्वेश्चन ने? नहीं, मैं वेंचर, ओके। तो यहां से तो बैलेंसिंग करने वाला परचेज, सॉरी
ये भी हो गया। सेकंड क्या है? हाँ, डिवेंचर पहले देखो कितने, 1,40, बाद में कितने हो गए? 5 हो गए। तो 1,40 पहले हैं, 3,60 और इशू किए, और ये कब किए हैं? 1 जुलाई को। इंटरेस्ट का रेट देखना, तो इस पर तो पूरे साल भर का 41 ही आ गया। एक अकाउंट और भी बनाना था ना अपने को। कितना बैलेंस? 60। क्लोजिंग टू बैंक बाय पी एंड एल, 90। दे क्या रखा है इसने? टैक्स पेड, तो पी एंड एल वाला बैलेंसिंग फिगर है ना। चार अकाउंट बनाओ, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू करो। चलो आगे स्टूडेंट। सबसे पहले क्या बनाएंगे?
नेट प्रॉफिट झांको कितना है, कैसे देखोगे प्रॉफिट, 4 से बढ़कर कितना हो गया, 5। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसके लिए हमने कहा इधर उधर चौथा पटक न करें, ऊपर से स्टार्ट करें, बैलेंस शीट के एक एक आइटम को लेते हुए जाएं। सबसे पहले शेयर कैपिटल 10 से बढ़कर कितनी हो गई, 14 लाख। एक बार झांकना शेयर कैपिटल में। अब देखो यहाँ प्रेफरेंस शेयर क्या है, परसेंटेज का निशान दिया हुआ है, तो डिविडेंड नहीं देना है, बोला नहीं है। डिवेंचर पे नहीं भी बोलेगा तो भी लगेगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पे तो तभी देना होता है जब क्वेश्चन डिविडेंड के लिए बोले, तो इसलिए कुछ मतलब नहीं है। बस इक्विटी कैपिटल आप देखोगे तो 4 से बढ़कर 6 से बढ़कर 12 हुई है, और प्रेफरेंस कम हुई है। दोनों कौन सी एक्टिविटी, बाद में। फिर रिजर्व सरप्लस झांकना, पीएनएल था शायद। लॉन्ग टर्म बोरिंग 140 से बढ़कर 5, नए डिवेंचर इशू तो हुए हैं, नए डिवेंचर इशू तो हुए हैं, पर कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। तो क्या करें, कितना वर्क यूनिट बनाया था अपने ऊपर, इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग है, ऐड हो जाएगा। फिर ट्रेड पेबल इंक्रीज डिक्रीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या बनाया था, प्रोविजन फॉर टैक्स। देखना ऊपर पीएनएल का आइटम कितना है, 90,000, ठीक है। लाइबिलिटी साइड खत्म। इसी तरह से चलाना तो ये पार्ट पकड़ में आएगा। अगर आपने पहले डेप्रिसिएशन ऐसा उठा लिया तो फिर लास्ट में जाकर दिक्कत आ सकती है। पीपीई अकाउंट बनाया था, इसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ये वाला होता है 7। क्यों गालियां दे रहा है उसको, है किसको दे रहा है, चलो हर्षित बेटा क्लास में बैठो, शब्दों का सिलेक्शन तो प्रॉपर करो, है प्रजाति पूरी लुप्त होती जा रही, दिख ही नहीं रहा, आप नए सेशन को क्रिएट कर रहे हो। चलो आगे, डेप्रिसिएशन के बाद, नहीं नहीं जल्दीबाजी हो गई। प्लांट एंड मशीन के अकाउंट में एक और पीएनएल का आइटम है, पीएनएल वर्ड जहां आ रहा है उसको लेना है, लॉस ऑन, अरे बीच में ऐसा शब्द सुनने में आ गया ना तो आधा ही रह गया, लॉस ऑन पीपी कितना है, 30,000। चल आगे बढ़े, देन गुडविल, इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज में जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज डिक्रीज में जाएगा, कैश एंड कैश हो गया। बाहर की इंफॉर्मेशन पढ़ना न भूलें, बहुत बार प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड और इंटीम डिविडेंड हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट खत्म हो गई टेंशन फ्री हो गए, नो। टैक्स पेड हो गया, मशीन हो गया, डिवेंचर हो गया, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन एट पार हुआ है ईयर एंड पे। यहां मान लो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन बोलता प्रीमियम पे हुआ है, तो प्रीमियम लेना पड़ता है, क्योंकि प्रीमियम नुकसान है, प्रीमियम नुकसान है, ज्यादा पैसा देते हैं उसको पीएनएल से चार्ज करते हैं, तो वो भी यहां था। लगाओ टोटल क्या रहा, प्लस क्या करोगे, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। हाँ मेरे बच्चों, लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल क्या हो रहा है,
शॉर्ट टर्म प्रोविजन है नहीं। इन्वेंट्री क्या करूं? ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, बस। दो लाख एग्जाम में पूरे कैश फ्लो का क्वेश्चन आया तो समझना खुशकिस्मत हो, क्योंकि वो फिर बहुत सिंपल हो। खाली एक एक्टिविटी पूछा, गलत है। हाँ गलत आ रहा है। चलो आगे बढ़े। इसके बाद 1,01,000, ये पहला आइटम बार के कॉलम में जाएगा। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बोलो यस और नो, जो से बोल लो यस और नो। इसी के नीचे आप स्टार्ट करोगे क्या? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग के लिए सीधा कहां पहुंचोगे? बैलेंस शीट के एसेट्स पे जाओ। पीपी अकाउंट बनाया क्या? बैंक के एलिमेंट ढूंढो, बैंक के। 9 लाख की परचेज है, सोल्ड 50,000, और कुछ नहीं क्या? इंटेंजिबल है नहीं, और नीचे इंटरेस्ट विंटरेस्ट भी कुछ नहीं था, बस। चलो आगे। कौन सा? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में सीधा एसेट्स पे पहुंचो। पीपी में, अच्छा इन्वेस्टिंग हो गया ना। हाँ जी, लाइबिलिटी शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल कितनी हो, और प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन है शायद। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1,40 से 5। इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना? 41। ट्रेड पेबल गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन गया, बाहर को इंफॉर्मेशन नहीं है। 7 लाख पॉजिटिव नेगेटिव? तीनों मिलाकर
101, 850 नेगेटिव, 101 और 720, 30 का नेगेटिव आ रहा है, तो नेट डिक्रीज इन कैश इन, कोई बात नहीं, अरे मेरे को करने तो दो। कितना आया? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? जबकि यहाँ कितना रहा है? 30 आ रहा है ना? 60,000 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 60,000 का। बैलेंस शीट चेक करो जल्दी से। 10, 4, 14, 15, 15, 16, 60 सही है। 14, 5, 5, 24, 25, 25, 80 सही है। 9, 2, 11, 12, 13, 14, 16, 16, 16, 60 सही है। 16 और 1, 17, 40, 17 और 7, 17 और 7, 24, 90, 24, 90 और 90, 24, 90 और 90, 25, 80 सही है। 4 और 14 बैलेंस शीट, 10 और 14, 6, 4, 10, 2, 12 सही है। रिजर्व प्लस सही है। प्रोजेमोटेक सही है। सही नहीं है, मशीन गलत है। देखो मशीन गलत है, गलत है। दिखी कि ना दिखी? मशीन दिखी भी नहीं कि गलत है। 1760 माइनस 1, 1660, 1660, जबकि ऊपर बैलेंस शीट में कितना है? 16, 16 से बैलेंस शीट मैच हो रही है। ओके, पीछे जो मशीन 1760 है उसको 17 लाख करो, या एक बार रुको, अगर मशीन के अकाउंट में चेंज नहीं करना चाहे तो अपन ज्यादा उठापटक नहीं करना चाहे, ज्यादा उठा, हाँ, सीधा कैश में चेंज कर देते ना। इसको तो करो, 1660 तो करो इसको। नीचे जो माइनस करने के बाद आ रहा ना, 1760 माइनस 1, 1660 करो। या 1660 को ऊपर बैलेंस शीट में ले जाओ, 1660 को ऊपर बैलेंस शीट में ले जाओ, 1660 को ऊपर बैलेंस शीट में लिख ला। कैश आपका जो 90,000 है वो घटकर 30 ही रह जाएगा। सही कर दो, कैश को सही कर दो। तो जो अपन अब तक क्वेश्चन किया उसमें कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, वैसे इसका ओरिजिनल रेक्टिफिकेशन ये होता है कि आपको इस मशीन के अकाउंट भी चेंज करना पड़ जाता, क्योंकि यहाँ फिर 1760 की जगह 17 ही आता, तो 30,000 ये वाला 30,000 कम आता, ये 30 कम आता, तो इन्वेस्टिंग डिस्टर्ब होता है। इन्वेस्टिंग डिस्टर्ब होता तो पूरा सॉल्यूशन डिस्टर्ब होता। पेपर वाले कितना भी खराब हो जाए, कॉपी खराब अपनी नहीं होनी चाहिए। ओके ना? चल, कर दिया। 1660 कर दिया। ऊपर बैलेंस शीट में भी 16 को 1660 कर दो, जिससे कैश गिरकर 30,000 रह जाएगा। चलो अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। अब हम पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन। ये नेट प्रॉफिट है, इसमें अपन एडजस्ट करते हैं नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम। नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम आपको बताने कौन कौन से हो सकते हैं आइटम्स, एग्जांपल देने। डेप्रिसिएशन, और लॉस ऑन, और ट्रांसफर टू रिजर्व, और इंटरेस्ट हो गया ना, इंटरेस्ट ऑन वेंचर। और बोलो, और बोलो, और बोलो। ये माइनस के फिगर आ गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये माइनस वाला आ गया। और बोलो, इंटरिम डिविडेंड,
वो प्रपोज्ड है बस। और बोलो। रिफंड ऑफ टैक्स। और बोलो। आउट ऑफ सिलेबस। वाइवा खत्म, एक्सटर्नल आइटम खत्म। ओके, अब समझो। ये जो नेट प्रॉफिट है, इसमें अगर रिफंड ऑफ टैक्स भी हटा दो, नहीं आता कभी एग्जाम में, ये हमारा टीएसए वाले फर्जी डाल रखा है। इसमें अगर इन 4 आइटम का एडजस्टमेंट किया जाए, कौन से वाले? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाए, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल दे तो भी ठीक है, पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पूछना नहीं है। एग्जाम में 3 मार्क्स का स्पेशल क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्योंकि जब हम प्रॉफिट कमाते हैं, P&L 2 दिन पहले ही हमने पढ़ा था, जो क्लास में नहीं है मुझे पूरा विश्वास है, उन्हें घर पे वीडियो देख ली होगी, P&L का फॉर्मूला रट लिया होगा। रेवेन्यू और खर्चे, रेवेन्यू और खर्चे के बाद ये आपका आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये चाहिए उसको। लेकिन बैलेंस शीट में कभी ये नहीं आता है। इसमें से गवर्नमेंट को टैक्स कितना दिया, वो बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से भी आपने लोगों को डिविडेंड कितना बांटा, फिर अपने लिए जो बचा उसमें से भी रिजर्व्स में कितना ट्रांसफर किया, फिर जो P&L बच जाता है ये जाके बैलेंस शीट में ऐड होता है। जैसे मान लो पीबीडी अपना 5 लाख है, गवर्नमेंट को टैक्स 30% 1.5 लाख गया, टैक्स के बाद का प्रॉफिट 3.5, 2 लाख इसमें से डिविडेंड बांटा गया, बचा 1.5, कंपनी 50,000 रिजर्व में रख रही, 1 लाख बचा। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाता है, पिछले साल अगर P&L 4 लाख था प्लस 1 लाख और बढ़कर कितना हो गया, तो बैलेंस शीट में जो P&L होता है वो डिविडेंड रिजर्व जो सब काटने पीटने के बाद जो बचता है वो होता है। अब बैलेंस शीट का मतलब ये वाला P&L दे रखा है क्वेश्चन ने, और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करो। तो अपने को ये तो डिविडेंड रिजर्व में कितना आ गया और टैक्स 3 को ऐड करना है, पर क्योंकि डिविडेंड 2 टाइप के होते हैं, एक प्रपोज्ड और एक, इसलिए टोटल आइटम कितने हो गए, 4। टैक्स, डिविडेंड और रिजर्व। बिकॉज डिविडेंड मालिकों को मिलता है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, और रिजर्व क्या, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग निकाल के रखना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन स्पेशली पूछे तो ये, इवन कुछ स्कूल्स में तो टीचर कैश फ्लो की शुरुआत में भी इसका वर्किंग अलग से बनाते हैं, किसी करवाया, और अलग से वर्किंग बनाते हैं, कैश फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नल आइटम अलग से वर्किंग नोट बनाते हैं। अलग से वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट लिखा, ये 3 आइटम अलग से प्लस कर देते हैं, फिर जो आता है वहां से कैश फ्लो स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें ये आइटम नहीं दिखाते हैं, आंसर तो वो कभी आना। इज इट ओके? चलिए आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करेंगे हम कल भी क्लास का टाइमिंग कुछ ऐसा ही रहेगा, 2-2.5 घंटे, ताकि कल इसको फिनिश। कल प्रैक्टिकल है, 1 मिनट।